हेलो स्टूडेंट, लास्ट वीडियो में हम देख रहे थे गोबर की खाद कि गोबर की खाद क्या होती है। तो देखिए, गोबर की खाद से तात्पर्य ऐसी खाद से है जिसमें घरेलू पशुओं के ठोस तथा द्रव मल मूत्र से युक्त बिछावन क्या होगा, चारा भूसा आदि को गड्ढों में सड़ाकर तैयार किया जाता है। ऐसी खाद को क्या बोलेंगे हम? ऐसी खाद को हम गोबर की खाद बोलेंगे। अब जो ये गोबर की खाद है उसके मुख्य घटक क्या क्या है उनको देख लेते हैं। पहला है, देखो गोबर में क्या क्या घटक होते हैं। गोबर क्या होता है? गोबर ठोस अपशिष्ट होता है। क्या होता है? ठोस अपशिष्ट। तो इसमें होता क्या है, 0.3% से 0.7% तक क्या होती है, इसमें नाइट्रोजन होती है। 0.1% से 0.5% तक क्या होता है, इसमें फॉस्फोरस होता है। और 0.3% से 0.5% तक इसमें पोटेशियम होता है। ये तो बात हुई गोबर की। अब देखते हैं जो मूत्र होता है उसका संगठन क्या होता है। तो मूत्र में यूरिया होती है 2%। क्या होती है? 2% यूरिया होती है। और नाइट्रोजन होती है इसमें 0.4 से 1.35%। और फास्फोरस होती है 0.05 से 0.10%। और पोटेशियम होता है इसमें 0.5 से 2% तक। अब देखो बिछावन क्या होती है। गोबर हो गया, मूत्र हो गया, उसके बाद आती है बिछावन। बिछावन क्या होती है? जैसे पशुओं के नीचे जैसे बिछाया जाता है, पशुओं के बैठने के लिए जो चीज़ उनके नीचे बिछाई जाती है, जो भी हमारा अपशिष्ट बोल सकते हैं, उसे भूसा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, उसे क्या बोलेंगे हम? बिछावन बोलेंगे। तो देखिए, पशुओं के मूत्र को शोषित करने हेतु इनका प्रयोग किया जाता है। यानी कि जिस जगह पर पशु अपना मल मूत्र करते हैं उस जगह पर इन्हें क्या किया जाता है? बिछाया जाता है, जिससे कि जो उनका मूत्र है उसको ये बिछावन अवशोषित कर ले। इसमें पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्व भी होते हैं। इससे खाद के ढेर में वायु का संचार अच्छा होता है, जिससे जीवाणुओं की क्रियाशीलता बढ़ती है, वह खाद के सड़ने में मदद मिलती है। अब देखते हैं कि गोबर की खाद में पोषक तत्व कौन कौन से होते हैं। तो देखते हैं पोषक तत्व। तो गोबर की खाद में जो पोषक तत्व हैं वो हैं नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, सल्फर है, आयरन है, कॉपर है और जिंक है। ये सभी पोषक तत्व कैसे पाए जाते हैं? ये सभी पोषक तत्व गोबर की खाद में पाए जाते हैं। अब गोबर की खाद में मुख्यतः तत्वों की मात्रा, अब तक तो हमने अलग अलग देखा था कि जो पशुओं का गोबर होता है उसमें मात्रा क्या होती है, मूत्र में मात्रा क्या होती है, और जो उनकी बिछावन होती है उसमें मात्रा क्या होती है। अब देखेंगे कि जो हम गोबर की खाद तैयार करते हैं, तीनों से मिलाकर के जो गोबर की खाद तैयार करते हैं उसमें तत्वों की मात्रा किस प्रकार से होती है वो देखते हैं। तो देखो, गोबर की खाद में जो नाइट्रोजन है, मुख्य पोषक तत्व कौन होते हैं? मुख्य पोषक तत्व 3 होते हैं, NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। तो देखो नाइट्रोजन कितनी होती है? इसमें नाइट्रोजन होती है 0.5 से 10% तक। इसी प्रकार से फास्फोरस होती है 0.25 से 0.50% तक। और पोटेशियम होता है 0.5 से 1.0% तक। ठीक है, अब देखते हैं आगे है गोबर की खाद को तैयार करने की विधि। यानी कि गोबर की खाद को किस प्रकार से तैयार किया जाता है। अब वैसे तो गोबर खाद तैयार होगी नहीं, यदि हम करना चाहें तो गोबर की खाद तैयार करने के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है उसे हमें देखना होगा। तो देखो, इसके लिए 3 विधि काम में ली जाती हैं और उनमें से पहली विधि है वर्तमान प्रचलित विधि। क्या? वर्तमान प्रचलित विधि। पहली विधि कौन सी है? वर्तमान प्रचलित विधि। तो देखिए, इस विधि में मिट्टी द्वारा सूखा गया मूत्र तथा बचा हुआ चारा ढेर के रूप में खुले गड्ढों में इकट्ठा करते हैं और प्राकृतिक रूप से सड़ने के लिए छोड़ दिया जाता है। जैसे कि हम अब तुम गाँव में जाके देखना कि गाँव में जो इकट्ठा करते हैं, जैसे इनका मल मूत्र होता है और इनकी बिछावन होती है, उसको क्या करते हैं? उसको ऐसे ही गड्ढे में इकट्ठा कर दिया जाता है, उसे खुला छोड़ दिया जाता है। ये कौन सी वर्तमान में विधि है, या इसे परंपरागत विधि बोल सकते हैं कि पहले से चली आ रही है। इसमें क्या किया जाता है? इस विधि में मिट्टी में गड्ढा खोदा जाता है। उस गड्ढे में क्या होगा? जिस मिट्टी में जो पशुओं ने मल मूत्र किया है, थोड़ी बहुत वो मिट्टी होती है और थोड़ा उसका गोबर होता है, इनको इकट्ठा कर लेते हैं किसमें? गड्ढे में, खुले गड्ढे में। देखिए, वर्तमान प्रचलित विधि है ये। इस विधि में मिट्टी द्वारा सूखा गया मूत्र तथा बचा हुआ चारा ढेर के रूप में खुले गड्ढों में इकट्ठा करते हैं और प्राकृतिक रूप से सड़ने के लिए छोड़ दिया जाता है।
यह विधि दोषपूर्ण है, इससे प्राप्त खाद में पोषक तत्वों की मात्रा कम होती है, वह खाद की गुणवत्ता निम्न स्तर की होती है। यह विधि दोषपूर्ण क्यों है? क्योंकि इसमें हमने किसके लिए तैयार किया है खाद? हमने खाद तैयार किया है पोषक तत्वों के लिए, और इसमें जो पोषक तत्व हैं उनकी मात्रा क्या है? पोषक तत्वों की मात्रा निम्न स्तर की होती है, पोषक तत्वों की मात्रा कम होती है। तो हम कह सकते हैं कि इसकी गुणवत्ता का स्तर कैसा होता है? निम्न होता है। अब देखिए दूसरी विधि है संशोधित गड्ढा विधि। इस विधि के बारे में देखते हैं कि ये विधि क्या है। इस विधि में एक पशु के लिए 1 मीटर इंटू 2 मीटर इंटू 3 मीटर, यानी कि हमें 1 मीटर लंबाई लेनी होगी, 2 मीटर चौड़ाई लेनी होगी और 3 मीटर हाइट यानी कि उसकी गहराई लेनी होगी का गड्ढा 1 वर्ष के लिए पर्याप्त रहता है। यानी कि एक पशु के लिए जो गड्ढा खोदा जाएगा वो इतनी लंबाई चौड़ाई और गहराई का होगा, वो 1 वर्ष के लिए पर्याप्त होगा। और पशुओं की संख्या अधिक होने पर गड्ढों की संख्या बढ़ाना उचित रहता है। मान लो आपके पास पशुओं की संख्या 2 पशु हैं, 3 पशु हैं, 4 पशु हैं, तो आप गड्ढे की संख्या बढ़ा सकते हैं या फिर आप इस लंबाई चौड़ाई को उसी अनुपात में बढ़ा सकते हैं। आगे देखिए, रेतीली भूमि में पक्के गड्ढे व चिकनी भूमि में कच्चे व पक्के दोनों प्रकार के गड्ढे बनाए जा सकते हैं। ये गड्ढे छायादार व ऊंचे स्थानों पर बनाने चाहिए जिससे वर्षा का पानी गड्ढों में न भरे। तो देखो, यदि मिट्टी रेतीली है तो हम कैसे गड्ढे बनाएंगे? तो हम पक्के गड्ढे बनाएंगे। और चिकनी भूमि है तो उसमें आप कच्चा गड्ढा बना सकते हो और पक्का गड्ढा बना सकते हो। दोनों आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसा गड्ढा बनाते हो। तो इसके लिए विधि क्या रहेगी? तो देखिए, सर्वप्रथम गड्ढे के पैने में 10 से 20 सेंटीमीटर परत चारे या बिछावन की लगानी चाहिए। बिछावन क्या होता है हमने भी समझा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले गड्ढे की जो पैंदा है उसमें 10 से 20 सेंटीमीटर की परत चारे या बिछावन की लगा देंगे। इसके बाद गोबर व मूत्र की 75 से लेकर 100 सेंटीमीटर परत डालनी चाहिए। अब 2 परत हो गई हमारे पास। पहली परत किसकी हो गई? पहली परत हो गई बिछावन या चारे की। दूसरी परत हो गई गोबर व मलमूत्र की। अब तीसरी परत पुनः किसकी डालनी है हमें? तीसरी परत पुनः बिछावन की 75 से 100 सेंटीमीटर डालते हैं। इस क्रम में गड्ढे की भराई भूमि से सतह 50 सेंटीमीटर ऊंचाई तक करनी चाहिए। इसके बाद ढेर को समतल करके 10 सेंटीमीटर की परत से गड्ढे को बंद कर देना चाहिए। गड्ढे में खाद 5 से 6 महीने में तैयार हो जाती है। इस प्रकार से इस विधि से हम जो खाद तैयार करते हैं वो गड्ढा है उसमें खाद 5 से 6 महीने में कंप्लीट तैयार हो जाती है। अब देखिए तीसरी विधि है खाई विधि। कौन सी विधि है? खाई विधि। देखिए, इस विधि में क्या किया जाता है? 60 सेंटीमीटर लंबाई, 60 सेंटीमीटर तो लंबाई, 60 मीटर लंबाई होगी और 1.5 मीटर की उसकी चौड़ाई होगी और 1 मीटर गहराई की क्या कही जाती है? खाई खोदी जाती है, खाई तैयार की जाती है। इस विधि में लंबाई व चौड़ाई बढ़ाई जा सकती है परंतु गहराई नहीं, यानी कि हमें जो गहराई है वो 1 मीटर ही रखनी है। आप इसमें लंबाई और चौड़ाई बढ़ा सकते हो। अब देखो इसकी विधि क्या होगी। तो इस विधि में बिछावन, मलमूत्र आदि को गड्ढे के आधे भाग में भरते हैं। पहले गड्ढे के आधे भाग में क्या करेंगे? जो बिछावन है और मलमूत्र है उससे आधे गड्ढे को भर देंगे। जब गड्ढे का आधा भाग भरते भरते भूतल से 1 से 2 मीटर ऊंचा हो जाता है तो उसे गोलाकार रूप देकर गोबर तथा मिट्टी के मिश्रण से लेप कर देते हैं और फिर आधे बचे गड्ढे को भी इसी प्रकार भरकर लेप करते हैं। जो विधि हमने पहले अपनाई है उसी को फिर बाद में अपना लेते हैं। इस प्रकार से पूरे गड्ढे को भर दिया जाता है। इस खाद में नाइट्रोजन की मात्रा अधिक होती है। अब जो तीसरी विधि से यानी कि खाई विधि से जो खाद बना रहे हैं उसमें क्या होगा? उसमें नाइट्रोजन की मात्रा कैसी होगी? अधिक होगी।
इस विधि में जब 3 माह में दूसरा ढेर बनता है तब तक पहले ढेर की खाद प्रयोग के लिए सड़कर तैयार हो जाती है। यानी कि 3-3 माह में हमें इसके ढेर बनाने होते हैं। तो जो हमने पहले ढेर बनाया था वो 3 माह बाद बन करके तैयार हो जाता है, जिसे कि हम प्रयोग में ले सकते हैं। अब देखो हमें पहचान कैसे होगी कि सड़ी हुई खाद कौन सी है या फिर सड़ी हुई गोबर की खाद कौन सी है। तो देखते हैं सड़ी हुई गोबर की खाद की पहचान। अच्छी सड़ी हुई गोबर की खाद का कोई भी घटक अलग अलग दिखाई नहीं देता, यानी कि हम उन्हें अलग अलग पहचान नहीं सकते, और खाद में दुर्गंध भी नहीं होती। यह खाद भूरी तथा इसका रंग हल्का भूरा होता है। यानी कि जो गोबर है वो सड़ गई है, उसमें क्या होगा, उसके कोई भी घटक को आप अलग अलग नहीं दे सकते, और उसमें क्या होगा, उसमें आपको दुर्गंध भी नहीं आएगी। और इसका रंग कैसा हो जाएगा, इसका रंग हल्का भूरा हो जाएगा और ये भुरभुरी मिट्टी जैसी हो जाएगी। अब देखो इसकी प्रयोग की विधि, इसे किस प्रकार से प्रयोग में लिया जाता है खाद के रूप में। फसलों के लिए इसे हम 10 से 15 टन पर हेक्टेयर काम में लेते हैं, यानी कि प्रति हेक्टेयर हम 10 से 15 टन इसको यूज में लेते हैं यदि हम बात करें फसलों की। यदि हमें सब्जियों के लिए काम में लेना है तो हमें इसे 20 से 25 टन प्रति हेक्टेयर देना होगा। इसे बुआई के 3 से 4 सप्ताह पूर्व समान रूप से बिखेर कर हल से जुताई करके मिट्टी में मिला देना चाहिए। अब देखो ये तो हो गया हमारा पहला गोबर का खाद। अब दूसरा देखते हैं कंपोस्ट। क्या देखते हैं, कंपोस्ट। यह एक कंपोस्ट के बारे में देखिए, यह एक जैव रासायनिक क्रिया है जिसमें वायवीय तथा अवायवीय जीवाणु कार्बनिक पदार्थों को विघटित करके बारीक खाद बनाते हैं। क्या होगा, ये कैसी क्रिया है, यह एक जैव रासायनिक क्रिया है जिसमें वायवीय और अवायवीय जीवाणु कार्बनिक पदार्थों को विघटित करके बारीक खाद बनाएंगे। यह पूर्ण सड़ा हुआ कार्बनिक खाद ही कंपोस्ट कहलाता है। यानी कि जो वायवीय या अवायवीय जीवाणु हैं वे कार्बनिक पदार्थों को विघटित करके जो खाद बनाएंगे उसी को क्या बोलेंगे हम, कार्बनिक खाद या कंपोस्ट खाद बोलेंगे। कंपोस्ट खाद 2 प्रकार के होते हैं। पहला कौन सा होगा, कृषि फार्म अवशिष्टों से तैयार कंपोस्ट। पहला कौन सा है, कृषि फार्म अवशिष्टों से तैयार कंपोस्ट। तो इसमें क्या होगा, इसमें खरपतवार, फसल अवशेष, पशुओं का बचा हुआ चारा, पेड़ पौधों की पत्तियां आदि काम में लिए जाते हैं। अब दूसरा कौन सा होता है, दूसरा होता है शहर व कस्बों के अवशिष्टों से तैयार कंपोस्ट। यानी कि शहर व कस्बों से क्या मिलता है हमें, मल मूत्र का या कूड़ा करकट कहें, इनके अपशिष्ट मिलता है, तो उससे जो कंपोस्ट तैयार किया जाता है वो क्या है, दूसरे प्रकार का है। तो देखिए शहर व कस्बों के अवशिष्टों से तैयार कंपोस्ट, यह शहर का मल, कूड़ा करकट व अन्य कार्बनिक कचरा आदि से तैयार किया जाता है। अब ये तो हमारे कंपोस्ट के प्रकार 2 प्रकार हो गए। अब देखेंगे कंपोस्ट बनाने की विधि कि कंपोस्ट को किस प्रकार से बनाया जाता है। अब इसकी यहाँ पर 3 विधि दी हुई है। पहली है इंदौर विधि, दूसरी है बंगलोर विधि और तीसरी है नौपेड विधि। तो हम सबसे ज़्यादा उपयोग में कौन सी लेंगे, नौपेड विधि। तो देखिए नौपेड विधि, यह विधि महाराष्ट्र के कृषक नापेड काका द्वारा विकसित की गई थी। अब इसे नापेड नाम क्यों दिया गया है, तो नापेड नाम इसे दिया गया है, महाराष्ट्र के कृषक थे जिनका नाम था नापेड काका, उनके द्वारा इस विधि को विकसित किया गया, इसलिए इसको नाम दे दिया गया क्या, नापेड विधि। अब इसमें आवश्यक सामग्री क्या होगी, तो देखिए फसल के अवशेष होने चाहिए 1400 से लेकर 1500 किलोग्राम, गोबर होना चाहिए 90 से 100 किलोग्राम, मृदा होनी चाहिए कितनी, 1750 किलोग्राम के आसपास, और पानी होना चाहिए मौसम के अनुसार, वो मौसम कौन सा है। यदि गर्मियों का मौसम है तो पानी की आवश्यकता अधिक होगी। इस विधि में वायवीय प्रक्रिया द्वारा कार्बनिक पदार्थों का विघटन होता है और कंपोस्ट तैयार होने में 3 से 4 महीने का समय लगता है। यानी कि इस विधि द्वारा हमें 3 से 4 महीने में जो कंपोस्ट खाद है वो क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। अब इस खाद में जो पोषक तत्व है उनकी मात्रा कितनी होगी, तो देखिए नाइट्रोजन होगी इसमें 0.5 से 1.5%, इसी प्रकार से फास्फोरस होगी इसमें 0.5 से 0.9% और पोटेशियम होगा इसमें 1.2 से 1.4%। अब जो ये नापेड विधि है इसमें नापेड टैंक या नापेड जो कंपोस्ट होता है उसे देखते हैं क्या होता है। नापेड टैंक या नापेड कंपोस्ट टैंक, देखिए
यह टैंक जमीन के ऊपर ईंट, पत्थर आदि से तैयार किया जाता है। इसका आकार 10 × 6 × 3 यानी कि लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई के रूप में रखते हैं। दीवार की मोटाई 9 इंच रखी जाती है। इसकी ईंटों की जुड़ाई मिट्टी से करते हैं, लेकिन टैंक की ऊपरी ईंटें सीमेंट से जोड़ते हैं और हवा के आगमन के लिए दीवार में एकांतर क्रम में 7 इंच चौड़े छेद छोड़ते हैं। ये छेद तीसरी, छठी और 9वीं परत में रखे जाते हैं। अब देखो टैंक को भरने की विधि क्या होगी। टैंक भरने से पूर्व गोबर के घोल का छिड़काव करते हैं तथा टैंक की भराई 48 घंटे में पूर्ण कर लेनी चाहिए। अब देखो प्रथम परत, अब जो टैंक भर रहे हैं हम, उसकी प्रथम परत क्या होनी चाहिए। पहली परत वनस्पति पदार्थों से 6 इंच तक भरते हैं। पहली परत में क्या करेंगे, वनस्पति पदार्थों को 6 इंच तक भर देंगे, जिसमें करीब 100 केजी फसल अवशेष होते हैं। अब देखिए द्वितीय परत, गोबर या गोबर की लेही का पहली परत पर एक साथ छिड़काव करते हैं, जिससे क्या होता है, दूसरी परत तैयार हो जाती है। अब यहाँ पर हमने लिखा है गोबर की लेही या सलरी, तो ये क्या होती है इसे देख लेते हैं। लेही या सलरी होती है 4 से 5 केजी गोबर की संपूर्ण सामग्री का 125 से 150 लीटर पानी में बनाया गया घोल क्या कहलाता है, लेही या सलरी कहलाती है। अब देखिए तीसरी परत, देखिए तृतीय परत, इस परत में 50 से 60 केजी साफ सूखी छनी हुई मिट्टी गोबर की परत पर एक समान बिछा देते हैं तथा इसके ऊपर पानी का छिड़काव कर गीली कर लेते हैं। साधारणतः 11 से 12 परतों में टैंक भरा जाता है। कितने में, 11 से 12 परतों में टैंक भरा जाता है और टैंक के ऊपरी भाग को झोंपड़ी नुमा आकार देकर मिट्टी की परत से अच्छी तरह बंद कर देते हैं तथा टैंक में दरार से बचने के लिए इसके ऊपर बार बार लेपन करते हैं। अब देखिए दूसरी भराई, 15 से 20 दिन बाद कूड़ा करकट दबकर नीचे बैठ जाता है तथा टैंक करीब 8 से 9 इंच तक खाली हो जाता है। इसके बाद उपरोक्त क्रमानुसार तीनों परतों में भरकर मिट्टी व गोबर से लेप देना चाहिए। इस प्रकार से इस विधि से कंपोस्ट तैयार करने में 3 से 4 माह का समय लग जाता है। अब देखो इसका प्रयोग किस प्रकार से करते हैं, यानी कि हम फसलों के लिए इसका प्रयोग किस प्रकार से करेंगे उसे देखते हैं, इसकी मात्रा को देखते हैं। देखिए प्रयोग विधि, सामान्यतः फसलों में 10 से 15 टन प्रति हेक्टेयर व सब्जियों में 20 से 25 टन प्रति हेक्टेयर कंपोस्ट की मात्रा काम में ली जाती है। और इसे कब यूज में लेंगे, बुआई के 3 से 4 सप्ताह पूर्व खेत में डालकर हल चलाकर मिट्टी में अच्छी तरह से मिलाकर इसे मिला देना चाहिए। तो अब इसके बाद आएगा हमारा अगला तीसरा आएगा कौन सा, वर्मी कंपोस्ट, उसे देखेंगे हम नेक्स्ट क्लास में।